स्टूडेंट ओके बायोलॉजी के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एड्स के बारे में। तो इसमें एड्स के बारे में अपन कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। एड्स का टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए एड्स जो कि एक रोग नहीं है बल्कि प्रतिरक्षा की न्यूनता के कारण बॉडी में होने वाले बहुत से रोगों का एक समूह है। तो उसको अपन पढ़ेंगे एड्स। तो एड्स का देखिए पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो जो व्यक्ति ने उपार्जित प्रतिरक्षा प्राप्त की है उसमें डिफिशियंसी यानी उसमें कमी आने लगती है, ऐसा एक सिंड्रोम है, एक रोग है। तो इसको हिंदी में कहते हैं अपन उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, यानी जन्म के बाद में जो व्यक्ति उपार्जित प्रतिरक्षा अर्जित करता है, प्राप्त करता है, उसमें कमी आ जाती है। तो होता क्या है कि जब उपार्जित प्रतिरक्षा में किसी तरह की कमी आती है तो शरीर को रोगों से बचाना मुश्किल हो जाता है। तो शरीर में बहुत सारे रोगजनक जब प्रवेश करते हैं तो हर कोई रोगजनक ही शरीर में रोग फैलाने का काम करता है, शरीर उससे लड़ नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति होती है एड्स की। तो एक तो इसका प्रश्न बनता है कि इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या हिंदी में लिखे तो इसको उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। देखिए प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जन्म के बाद उपार्जित होती है, तो जन्म के बाद में जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है उसमें न्यूनता आ जाती है, उस स्थिति को हम एड्स कहते हैं। देखिए इसका हिस्ट्री इतिहास पर थोड़ी चर्चा करते हैं। एड्स का सबसे पहले 1981 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पता चला था, और इसमें कोई समलैंगिक जोड़े थे। उस जोड़ों के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में 1981 में सबसे पहला इसका मामला आया था। देखिए इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1986 को पहला मामला चेन्नई में पता लगा था। चेन्नई में, यानी पहला मामला जो भारत का पहला मामला था 1986 में चेन्नई में मिल गया था। उसके बाद में आज करोड़ों की संख्या में मामले एड्स के मौजूद है, और पूरे विश्व में तो अरबों की संख्या में एड्स के जो मरीज है वो अभी मौजूद है। देखिए रोगजनक इसका पैथोजन कौन है, किस तरह से ये काम करता है। तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एड्स है वो एक विषाणु जनित रोग है, एक वायरल डिजीज है ये। HIV इसका रोगजनक का नाम है HIV, जिसको हम लिखते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इसका जो रोगजनक है वो HIV होता है, उसका नाम है HIV। तो HIV में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसमें RNA के 2 अणु पाए जाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो HIV होता है वो RNA वायरस होता है, उसमें RNA आनुवंशिक पदार्थ होता है। HIV विषाणुओं के जिस समूह में शामिल है उसे पश विषाणु यानी रेट्रोवायरस कहते हैं। तो देखिए ये जो HIV है, विषाणुओं के वैसे कई समूह होते हैं, तो उसमें इनका एक ग्रुप है, समूह है रेट्रोवायरस। तो ये रेट्रोवायरस समूह के वायरस क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करते हैं, और तो उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ही ये नाम आया है रेट्रो। अर्थात ऐसे वायरस अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से RNA अणु से व्युत्क्रम अनुलेखन मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा DNA अणु का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह की जो वायरस होते हैं वो रेट्रोवायरस कहलाते हैं। देखिए RNA है ये RNA DNA का निर्माण कर रहा है। हमने पहले ये पढ़ा था कि DNA से RNA बनता है, तो वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, उसको अपन अनुलेखन कहते हैं, वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होती है। तो RNA से DNA बनना तो हमने देखा है एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन RNA से DNA बनना, DNA से RNA बनना तो एक नेचुरल प्रक्रिया है।
आरएनए से डीएनए बनना ये केवल इसका विपरीत क्रम में होता है, अर्थात रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जब होता है तब ये स्थिति आती है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये कुछ वायरस ऐसा करते हैं जो कि आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। देखिए एचआईवी में अब इसकी थोड़ी सी अपन स्ट्रक्चर देखते हैं कि एचआईवी जो वायरस होता है उसकी संरचना आखिर कैसी होती है। तो एक तो ये कि ये रिट्रो फैमिली से आता है, तो प्रश्न आ सकता है कि रिट्रो वायरस क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो रिट्रो वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो विपरीत अनुलेखन द्वारा आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, जैसे एचआईवी वायरस इसका उदाहरण हो गया। अब इस एचआईवी वायरस के अपन संरचना देखने वाले हैं। देखिए ये एक एचआईवी वायरस की संरचना है। इसके बीचों बीच हमने जो न्यूक्लिक एसिड है आरएनए के दो अणु दिखा रखे हैं। तो ये रेड कलर वाले आरएनए के अणु है। तो एचआईवी वायरस में आरएनए के दो अणु पाए जाते हैं। इन आरएनए के अणुओं में एक एंजाइम जुड़ा रहता है जो हमने ग्रीन कलर में दिखा रखा है। ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इन आरएनए अणुओं से ये एंजाइम जुड़ा रहता है। ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, यानी ये जो आरएनए है ये आरएनए डीएनए बना लेते हैं। अब देखिए इन आरएनए अणुओं को जो बीचों बीच इसके केंद्रक में पाए जा रहे हैं, इसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण है। तो ये पहला सबसे अंदर वाला प्रोटीन का आवरण, इसको बोल रहे हैं अपन आंतरिक प्रोटीन आवरण। फिर इसके बाहर एक प्रोटीन का आवरण और होता है जिसको हम कह रहे हैं बाह्य प्रोटीन आवरण। ये तो दो तो इसके ऊपर प्रोटीन के आवरण हो गए। इसके बाद इन प्रोटीन आवरणों के चारों ओर फॉस्फोलिपिड की एक दोहरी परत पाई जाती है, जिसे हमने रेड कलर में दिखा रखी है। तो ये फॉस्फोलिपिड की चारों ओर से एक दोहरी परत से घिरा हुआ फॉस्फोलिपिड का घेरा और होता है। इस फॉस्फोलिपिड में जगह जगह ग्लाइकोप्रोटीन के अणु पाए जा रहे हैं। देखिए ये ग्लाइकोप्रोटीन, एक सीधा एक ये राउंड में, इस तरह के दो अणु ग्लाइकोप्रोटीन के इसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो ये एक एचआईवी वायरस है जिसमें दो तो आरएनए के अणु हो गए, आरएनए अणु से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जुड़ा हुआ है। फिर एक तो बाह्य और आंतरिक प्रोटीन आवरण हो गया। फिर उसके बाहर दो फॉस्फोलिपिड की परतें हो गई और उन फॉस्फोलिपिड के अंदर धसी हुई ग्लाइकोप्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इसके जो ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो स्पाइक जो अपन खूंटे देख रहे हैं, ये जो इसके स्पाइक कहलाते हैं, ये इसको ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं। अभी ये जैसे ही बॉडी में प्रवेश करता है, इन ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए स्पाइक से ये कोशिका में इंटर करता है, प्रवेश कर जाता है। तो देखिए हम लिखा है एचआईवी में आरएनए अणुओं को घेरे हुए दो प्रोटीन के आवरण पाए जाते हैं, जिन्हें प्रोटीन का बाह्य आवरण व आंतरिक आवरण कहते हैं। इनके चारों ओर का फोस्फोलिपिड का दोहरा आवरण पाया जाता है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन के अणु धसे रहते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये अपन देख रहे हैं, ये स्पाइक यही इसको महत्वपूर्ण है इसके लिए, और इसी की सहायता से ये किसी कोशिका पर अटैक करके उसके अंदर घुस जाता है। अब ये अपने इन स्पाइक की सहायता से कोशिका से संबंध बैठाता है, क्योंकि हर कोशिका पर भी इस तरह के प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन अणु पाए जाते हैं, एंटीजन्स के रूप में पाए जाते हैं, और उसी से ये रिलेशन बना के जुड़कर फिर कोशिका में प्रवेश कर जाता है। तो ये एक एचआईवी वायरस की स्ट्रक्चर थी, एचआईवी अणु की संरचना। अब देखिए आगे देखते हैं अपन। अब देख रहे हैं अपन एचआईवी का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी, यानी एचआईवी किस तरह से बॉडी की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, उन पर हमला करता है। तो अपन इसको एक चित्र की सहायता से समझेंगे। देखिए ये एक बॉडी की कोशिका है। अब देखिए ये जो वायरस होता है ये बॉडी की कौन सी कोशिकाओं पर हमला करता है। तो जिन कोशिकाओं के ऊपर, जैसे इस हर कोशिका के ऊपर भी कुछ ग्लाइकोप्रोटीन के एंटीजन्स या अणु मौजूद होते हैं। ये अणु जिनके ऊपर एक स्पेशल है CD4, ये याद रखिएगा, CD4 टाइप के प्रो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स।
तो जिन कोशिकाओं के ऊपर CD4 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, उन कोशिकाओं के साथ जो वायरस के स्पाइक होते हैं वो अटैच हो जाते हैं और वायरस उन कोशिकाओं में घुस जाता है। तो ये हमारी कोशिका है, इस कोशिका पर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? CD4 टाइप के। तो उन्हीं से ये जुड़ता है, बाकी की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अब ये जो CD4 है, ये देखिए एक तो होते हैं आपके मोनोसाइट में, किसके ऊपर मौजूद होते हैं? मोनोसाइट में। दूसरी होती है जो मैक्रोफेजेज होती है, जो कि मोनोसाइट ही होती है बड़ी, उस पर। और तीसरी मुख्य होती है टी हेल्पर सेल, जो कि टी कोशिकाओं का एक रूप है, इन पर मौजूद होता है। तो ये वायरस शरीर में मैक्रोफेज, मोनोसाइट या टी हेल्पर सेल से ही जुड़कर अंदर प्रवेश करता है। तो अपन देखते हैं, देखिए ये वायरस है, इसमें हमने एक आरएनए दिखा रखा है, इसमें ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम है और इस पर प्रोटीन का आवरण है। अब ये सेल के संपर्क में आ रहा है, तो ये सेल क्या करेगा? ये कोशिका है, इस कोशिका के ऊपर मान लीजिए यहाँ पर CD4 रिसेप्टर्स थे, तो ये वायरस उस कोशिका के CD4 रिसेप्टर से जुड़ जाएगा और कोशिका उसको फिर अंदर ले लेगी। तो ये कोशिका के अंदर घुस रहा है, देखिए धीरे धीरे। अब ये अंदर घुसकर क्या करेगा? अपना जो आरएनए अणु है उसको कोशिका के अंदर डाल देगा। तो देखिए इसने अपने आरएनए अणु को कोशिका के अंदर डाल दिया है, यानी विषाणु आरएनए का कोशिका में प्रवेश हो गया है। अब ये कोशिका के अंदर देखिए जाकर कोशिका द्रव्य में चला गया। अब कोशिका द्रव्य में क्या करेगा? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा डीएनए का निर्माण कर लेगा, क्योंकि कोशिका में न्यूक्लियोटाइडों का पुल होता है, न्यूक्लियोटाइड भरे रहते हैं, तो वहां से न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल करके क्या करेगा? डीएनए का निर्माण कर लेगा। तो देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा ये आरएनए द्विरुजुकी डीएनए का निर्माण कर लिया इसने। अब ये द्विरुजुकी डीएनए क्या होगा? ये सीधा ही केंद्रक छिद्र से होता हुआ कोशिका में जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के अंदर घुस गया। देखिए ये रेड कलर वाला आपने दिखा रखा है, केंद्र में घुस गया। अब केंद्रक में कोशिका का वैसे ही डीएनए होता है, तो ये एक कोशिकीय डीएनए है। देखिए अब ये जो विषाणु का डीएनए है, ये कोशिका के कोशिकीय डीएनए के से जुड़ जाता है। देखिए इसके बीच में जुड़ गया जाके। अब जब कोशिकीय डीएनए प्रतिकृति करता है, यानी कोशिकीय डीएनए तो प्रतिकृति करेगा, तो इसके साथ साथ ये इसके जो ये विषाणु डीएनए है, इसकी प्रतिकृति भी होगी और इसकी प्रतिकृति के साथ अनुलेखन भी होगा और फिर प्रोटीन भी बनेगा। और होता क्या है कि जैसे ही वायरस कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, फिर कोशिका द्रव्य से होता हुआ केंद्रक में प्रवेश कर जाता है, तो फिर इसका असली खेल शुरू होता है वहां पे। मतलब ये कोशिका के केंद्रक में पहुंचकर केंद्र को कंट्रोल कर लेता है। अब जब ये केंद्र को कंट्रोल कर लेगा तो इस पर सारी कोशिका का कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। जब ये नियंत्रण केंद्र को कब्जा कर लेगा तो ये इसका कब्जा पूरी कोशिका पर हो जाता है। अब ये क्या करेगा? वायरस का डीएनए अपने समान आरएनए बनवाएगा अनुलेखन के द्वारा और अपने ही समान प्रोटीन का संश्लेषण करवाएगा। तो इस तमाम मशीनरी का उपयोग करते हुए, कोशिका की सारी प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए ये अपने समान आरएनए और नए प्रोटीन के अणु बनवाएगा। तो देखिए ये क्या करेगा? इसके साथ जुड़ गया देखिए, और जब इसका अनुलेखन होगा तो खुद के आरएनए बना रहा है। देखिए ये आरएनए बना रहा है और आरएनए के बाद में ये आरएनए बनकर कोशिका द्रव्य में वापस आ रहे हैं और कोशिका द्रव्य में अनुवादन के द्वारा ये अपने खुद की प्रोटीन अणुओं का निर्माण करेगा। देखिए इसने खुद के प्रोटीन अणु बना लिए। अब ये प्रोटीन अणु क्या करेंगे? इस प्रोटीन के अणु जैसे आरएनए के चारों ओर घेरा बना लिया और नए वायरस कण बन गए ये, और ये वायरस कण इसकी झिल्ली से वापस बाहर निकल जाते हैं। और स्टार्टिंग में हालांकि ये परिपक्व होते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद में परिपक्व हो जाते हैं। और ये जो वायरस है एक गुस्सा था और हजारों की संख्या में नए बनकर बाहर निकलेंगे। तो ये नए वायरस बहुत अधिक संख्या में होंगे, ये दूसरी कोशिकाओं पर भी अटैक करते हैं। तो दूसरी कोशिकाओं पर ये अटैक करेंगे और ये काम चलता रहेगा। देखिए तो ये क्या करते हैं? कोशिका में प्रवेश करके कोशिका को कंट्रोल कर लेते हैं, फिर अपने समान
अपने समान आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करेंगे और फिर नए वायरल कण बनाएंगे और फिर कोशिका को फाड़ के बाहर आएंगे और फिर नई कोशिकाओं पर अटैक करेंगे। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहता है और धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी के अंदर इन कोशिकाओं की कमी हो जाती है। तो इस पर अटैक किस किस कोशिका पर करेगा ये, मैक्रोफेज, मोनोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो देखिए मैक्रोफेज और जो मोनोसाइट होती है ये दोनों कोशिकाएं भक्षकाणु क्रिया करती है, यानी रोगाणु का भक्षण करती है। लेकिन जैसे ही रोगाणु इसके पास आता है रोगाणु इसके अंदर घुस जाता है। और टी हेल्पर सेल क्या करती है, ये सभी कोशिकाओं को एक्टिव करती है। जब कोई भी रोगाणु या एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा तंत्र को ये जगाती है। तो ये एचआईवी क्या करता है, मुख्य रूप से इन पर तो हमला करता है ये, और फिर तेजी से हमला करता है टी लिम्फोसाइट पर, यानी टी हेल्पर सेल जो लिम्फोसाइट होती है उस पर अटैक करेगा और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को जगाने वाली कोशिका को ही खत्म कर देगा। अब देखिए अपन इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। तो ये इसका चित्र है कि किस तरह से ये अपना काम करता है। देखिए फटाफट पढ़ लेते हैं इसको। व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद एचआईवी मोनोसाइट, वृद्ध बक्सकणों मैक्रोफेजेज और साइक टी कोशिकाओं यानी हेल्पर टी सेल की सतह पर उपस्थित रिसेप्टर्स, कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, CD4 टाइप की। हालांकि किताब में नहीं है आपकी, फिर भी आप याद कर सकते हो इसको। CD4 की सहायता से ये बंद कर उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अब क्या करेगा, देखिए प्रवेश करने के बाद में ये फिर अपना असली रूप दिखाएगा। परपोषी कोशिका के कोशिका द्रव्य में वायरस का आरएनए मुक्त हो जाता है और यहाँ पर वायरस अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से डीएनए का संश्लेषण करता है। इसे वायरल डीएनए या वायरस डीएनए कहते हैं। अब ये वायरस डीएनए क्या होगा, केंद्रक छिद्र से होते हुए परपोषी कोशिका के जो केंद्रक होता है उसमें घुस गया, जहां पर ये वायरस डीएनए परपोषी कोशिका के डीएनए में समाविष्ट हो जाता है, यानी उसके अंदर जुड़ जाता है, घुस जाता है और परपोषी कोशिका की दूसरी पूरी मशीनरी का नियंत्रण कर लेता है, पूरी मशीनरी पर नियंत्रण कर लेता है तथा प्रतिकृति करता है, उसी के साथ प्रतिकृति भी करता रहेगा। जैसे जैसे कोशिका का डीएनए प्रतिकृति करता है, इसका खुद का डीएनए भी प्रतिकृति करने लगता है वायरस का। परपोषी कोशिका को नियंत्रित परपोषी कोशिका को नियंत्रित करके वायरस डीएनए अनुलेखन द्वारा अपने आनुवंशिक सामग्री यानी आरएनए का बड़ी मात्रा में निर्माण करता है। अब वायरस आरएनए जैसे ही बन जाएगा, ये क्या करेगा, परपोषी कोशिका के केंद्रक से बाहर निकलकर पुनः कोशिका द्रव्य में आकर अनुवादन द्वारा अपने प्रोटीन आवरण, जो अपने प्रोटीन आवरण होते हैं उसका संश्लेषण करने लगता है। तो देखिए बड़ी मात्रा में अपने प्रोटीन आवरण भी बना लेता है। इसके पश्चात वायरस डीएनए व प्रोटीन जो बन गए हैं इनमें मिलकर नए वायरस कण बना लेते हैं जो परपोषी कोशिका के बाहर निकलकर सक्रिय हो जाते हैं और दूसरी हेल्पर टी सेल व मैक्रोफेजेज पर हमला करते हैं। देखिए फिर नई जो टी सेल होगी वहां पर अटैक करेंगे। अब स्टार्टिंग में तो एक दो वायरस ही घुस रहे थे, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र भी अपना काम करता है, लेकिन कुछ वायरस क्या होते हैं, मोनोसाइट और टी लिम्फोसाइट के अंदर घुस जाते हैं और फिर अपना जनन करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं। इन नई परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कर पुनः अपना जीवन चक्र शुरू करते हैं। देखिए वो नए वायरस कण फिर से हेल्पर टी सेल व मैक्रोफेजेज पर हमला करते हैं। इस प्रकार ये क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिसके कारण संक्रमित व्यक्ति के शरीर में हेल्पर टी सेल की संख्या में लगातार कमी होती जाती है। क्योंकि पहली बार में ये धीमी गति से हमला करता है, फिर नए बनकर आते हैं तो वो बहुत तेज गति से हमला करेंगे, फिर तेज गति से हमला करेंगे और बार बार ये दोहराने से कुछ समय में हेल्पर टी सेल की संख्या में लगातार कमी आती जाएगी। हेल्पर टी सेल की कमी हो जाने से देखिए होगा क्या, हेल्पर टी सेल की कमी हो जाने से शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित अन्य कोशिकाएं जैसे बी सेल है, किलर टी सेल है, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं हैं, ये सक्रिय नहीं होती है, क्योंकि हेल्पर टी सेल इन कोशिकाओं को रोगजनक के प्रवेश करने के बाद इन्हें नष्ट करने के लिए सक्रिय करती है।
ये पूरे प्रतिरक्षा तंत्र को जगाती है कि हाँ, ऐसा रोगजनक शरीर में प्रवेश कर चुका है। अब ये जब प्रतिरक्षा तंत्र को जगाएगी नहीं, कुछ बताएगी नहीं, तो प्रतिरक्षा तंत्र को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तव में कोशिका में बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि वायरस घुस चुका है और वो अपना काम करने में लगा हुआ है। हेल्पर टी सेल की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जीवाणु, मुख्य रूप से जैसे माइकोबैक्टीरियम है, जैसे टीबी होती है, तो इस तरह से ये मुख्य रूप से जो माइकोबैक्टीरियम होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अन्य विषाणु, जितने भी दूसरे विषाणु हैं, वो सारे कवक है या अन्य जो रोगजनक है, इनके संक्रमण का शिकार होता जाता है। तो टी सेल की कमी होने से जो भी रोगाणु आया, वो सब रोग फैलाते रहेंगे। व्यक्ति की प्रतिरक्षा इतनी न्यून हो जाती है कि वह रोगजनकों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है, और इस स्थिति को एड्स कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? एड्स। तो ये इसका जीवन चक्र था कि किस तरह से जो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और टी हेल्पर सेल को ये मोनोसाइट, मैक्रोफेजेज और टी हेल्पर जो सेल होती है, उस पर ये अटैक करते हुए अपना काम करता है। अब देखिए रोग संचरण, रोग का संचरण आखिर कैसे होता है, किस तरह से रोग फैलता है। तो एड्स रोग का संचरण मुख्य रूप से लैंगिक और रक्त के संपर्क से होता है। लैंगिक संपर्क हो और रक्त का संपर्क हो, तब जाके रोग ज़्यादा फैलता है। एचआईवी रोग में मुख्यतः रक्त में, जो एचआईवी रोगी होता है उसमें रक्त में, वीर्य में या योनि स्रावों में एचआईवी उपस्थित होता है। तो एचआईवी वायरस कहाँ कहाँ उपस्थित हो सकता है? उसके रक्त में, वीर्य में और योनि के जो स्राव होते हैं वहाँ पे। जब ये द्रव या फ्लूइड किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो संक्रमण हो जाता है। कुछ शारीरिक द्रव्य जैसे लार, पसीना या आंसू इस वायरस को प्रसारित नहीं करते हैं। तो लार, पसीना, आंसू हालांकि ये भी शरीर के फ्लूइड है, लेकिन ये वायरस को प्रसारित नहीं करते हैं। हाँ, यदि लार के अंदर कोई ब्लड आ रहा है या पसीने में किस तरह का कोई ब्लड है, तब जरूर ये एचआईवी का प्रसार कर सकते हैं, वरना नॉर्मल लार या आंसू या पसीने के द्वारा इसका संक्रमण नहीं होता है। लैंगिक संपर्क और रक्त के संपर्क में आने से ही इसका संचरण हो सकता है। अब आगे देखते हैं एचआईवी संचरण के माध्यम कौन कौन से हैं, किसके द्वारा ये फैलता है। देखिए, तो सबसे पहला है संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क के द्वारा। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क में रहता है, तो एचआईवी का संक्रमण हो जाता है, और ये सबसे प्रमुख माध्यम है। देखिए, 80% से भी ज़्यादा एड्स फैलने का कारण संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क है, असुरक्षित यौन संपर्क होता है। दूसरा इसका कारण है संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आदान, यानी ट्रांसफ्यूजन से। तो संक्रमित रक्त है जिसमें कोई पहले से एचआईवी वायरस है, या रुधिर के जो उत्पाद जैसे प्लाज्मा होता है, तो उनमें ऐसा कोई अगर वायरस है, तो भी व्यक्ति को ये संचरित हो सकता है। तीसरा कारण है संक्रमित सुई द्वारा नशीले पदार्थों के कुप्रयोग से। तो कुछ लोग क्या होते हैं, नशीले पदार्थों का कुप्रयोग करते हैं, उनको लत पड़ जाती है और वो एक ही सुई से एक दूसरे को इंजेक्शन द्वारा ड्रग्स लेते रहते हैं। उनमें से अगर कोई संक्रमित व्यक्ति होता है, तो वो संक्रमण सभी व्यक्तियों में फैल जाता है। तो ये भी एक कारण है। और एक चौथा कारण है संक्रमित माँ से उस अपराध द्वारा उसके बच्चे में। अगर कोई माँ एचआईवी से संक्रमित है, तो डिलीवरी के समय अपराध द्वारा क्या होता है, रक्त का आदान प्रदान होता है, तो उस समय बच्चे को भी एचआईवी का संक्रमण हो जाता है। तो ये 4 प्रमुख तरीके हैं एचआईवी के संक्रमण के। देखिए, ऐसे व्यक्ति जिन्हें एड्स संक्रमण होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो, ऐसे व्यक्ति कौन है जिसको बहुत ज़्यादा खतरा है? तो ऐसे व्यक्ति जो अनेक लोगों से मैथुन या लैंगिक संपर्क रखते हैं, तो निश्चित रूप से उनको सबसे ज़्यादा खतरा है एड्स का। ऐसे व्यक्ति जो नशीले पदार्थों को अंतःशिरीय यानी इंट्रावेनस, यानी सीधा ही जो सिरा होती है उस सिरा के अंदर इंजेक्शन द्वारा ले लेते हैं,
द्वारा एक ही सुई से बार-बार कुप्रयोग करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नशीले पदार्थों को इंजेक्शन में भरकर फिर अंतःशिरा यानी सीधा ही अपनी शिरा के अंदर सुई को चुभोकर बार-बार उस ड्रग्स लेते रहते हैं। तब भी ये उनको भी ये बहुत ज़्यादा खतरा है। या ऐसे व्यक्ति जिनको बार-बार रक्त आदान की ज़रूरत पड़ती है। तो कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको बार-बार रक्त की ज़रूरत पड़ती है। अब जिसमें या तो उनमें कोई रक्त बनता नहीं है या रक्त का निर्माण नहीं हो रहा है, तो उनको बार-बार रक्त की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे व्यक्तियों में भी एचआईवी का खतरा बढ़ जाता है। और चौथा है संक्रमित माँ से उसके बच्चे में। अगर माँ संक्रमित है, तो उसके बच्चे में भी एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई कारण है, तो वो है असुरक्षित यौन संपर्क। इससे बचना ही चाहिए क्योंकि ये एड्स का प्रसार का सबसे प्रमुख एक माध्यम है। देखिए एड्स कौन-कौन से कार्यों से नहीं फैलता है? तो एड्स निम्न कार्य से नहीं फैलेगा। एड्स एक संक्रामक रोग है, हम ये जानते हैं। लेकिन ये छूत का रोग नहीं है या छुआछूत का रोग नहीं है। संक्रामक है, लेकिन ये छूत का रोग नहीं है। एड्स से ग्रस्त व्यक्ति को केवल छूने से या शरीर के संपर्क में आने से ये नहीं फैलता है। हाथ मिलाने से, उससे गले मिलने से या उसके कपड़े उपयोग में लेने से या उसके बर्तनों का उपयोग करने से या टॉयलेट सीट का उपयोग करने से, एक ही टॉयलेट सीट का उपयोग करने से या रोगी की देखभाल करने से एड्स कभी भी नहीं फैलता है। अतः एचआईवी एड्स से ग्रस्त व्यक्ति को परिवार या समाज से अलग-थलग न किया जाए, उसके साथ सामान्य सदस्य की तरह व्यवहार करना चाहिए। सामान्य सदस्य की तरह उससे व्यवहार करें क्योंकि ये संक्रमण है। इसके जो कई कारण अपन देखें तो किसी भी कारण से ये इसका संक्रमण हो सकता है। अब आते हैं एड्स से व्यक्ति से अगर कोई ग्रस्त है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। तो देखिए ये प्रमुख लक्षण होते हैं कि बार-बार सामान्य रोगों से वो संक्रमित होता है, बार-बार बीमार पड़ता है, बार-बार उसको सामान्य रोग है वो कई दिनों तक ठीक नहीं होते हैं। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने से सामान्य रोगों का उपचार के बाद भी ठीक नहीं होना। नॉर्मल जुकाम बुखार है ये भी नॉर्मल ये रोग भी ठीक नहीं हो पाते हैं। बार बार बुखार होना और दस्त लगना ये कई दिनों तक चालू है, बार बार उसको बुखार और दस्त लग रहे हैं। लगातार वजन में कमी होना और वजन भी लगातार कम होता जाता है। लंबे समय तक लगातार खांसी रहना और उस व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक खांसी हो सकती है। हालांकि यहाँ पर ध्यान देना है कि इनमें से कोई लक्षण सामान्य रोगों के भी हो सकते हैं। तो एक संभावित लक्षण है ये एड्स के कि हाँ इस तरह का कोई लक्षण अगर है दो चार तो एड्स का खतरा हो सकता है। हालांकि सामान्य रोगों में भी ये लक्षण हो सकते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सब उसको एड्स हो गया है। तो लेकिन एड्स के ये जो प्रमुख लक्षण है ये आमतौर पर देखे जाते हैं। देखिए एड्स का संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच का समय अंतराल यानी संक्रमण हो गया और फिर उसका जो लक्षण प्रकट होगा पहली बार, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम उद्वासन काल या इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये देखिए ये कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों यानी 5 से 10 वर्ष तक का भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति में किसी मान लीजिए आज एचआईवी वायरस प्रवेश करता है तो वो 5 साल से लेकर 10 साल के बाद में भी लक्षण प्रकट कर सकता है। तो ये एड्स का उद्वासन काल या इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कई महीनों से लेकर 5 से 10 साल तक भी ये हो सकता है। अब इसके बाद में पढ़ रहे हैं अपन कि एड्स की जांच कैसे होती है, डायग्नोसिस कैसे होता है इसका। तो देखिए एड्स की जांच के लिए एक किट मौजूद है। तो इसकी जांच के लिए व्यापक रूप से काम में लिया जाने वाला जो नैदानिक परीक्षण है, जो टेस्ट है वो एलिसा टेस्ट है, ये याद रखिएगा। तो एलिसा टेस्ट एड्स की जांच करने का एक टेस्ट है। तो इसका पूरा नाम ज़रूर कई बार पूछा जाता है, एलिसा का पूरा नाम क्या है? तो देखिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे यानी हिंदी में इसको बोलते हैं एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी आमापन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इस जो रोगी होता है उस रोगी के रक्त में एचआईवी के विरुद्ध जो प्रतिरक्षी बनी है, क्योंकि कुछ जब स्टार्टिंग में एचआईवी प्रवेश करता है तो
डब्ल्यूबीसी जो बी सेल होती है वो प्रतिरक्षी ज़रूर बनाती है। तो वो जो कुछ भी प्रतिरक्षी बनी है उस प्रतिरक्षियों की ये टेस्ट जाँच करता है और इसमें किसी एक विशेष एंजाइम से ये लिंक्ड होता है और बॉडी के अंदर जो प्रतिरक्षी बने हैं एचआईवी के विरुद्ध उसकी ये जाँच करके टेस्ट का पता लगा लाता है। तो ये है एलिज़ा टेस्ट। अब आता है कि यदि किसी को एड्स होता है तो उसका उपचार भी है क्या या उसका उपचार कैसे करें? तो देखिए एड्स का स्थायी उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसी औषधियाँ उपलब्ध है जो एड्स के उपचार में आंशिक रूप से प्रभावित है। 100% प्रभावी नहीं है, आंशिक रूप से प्रभावी है, जिन्हें प्रतिपक्ष विषाणुएं औषधियाँ या एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स कहते हैं। देखो एंटी रिट्रोवायरल का मतलब है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है आरएनए से डीएनए बनता है उसको ये रोक देती है। जो वायरस से आरएनए से डीएनए के संश्लेषण को रोक देती है। अब डीएनए नहीं बनेगा तो ये डीएनए है वो केंद्रक में नहीं जाएगा, वहाँ पर प्रतिकृति नहीं करेगा, अनुलेखन नहीं करेगा और फिर अनुवादन भी नहीं होगा, तो नए विषाणु कण नहीं बन पाएंगे। तो जो कुछ औषधियाँ उपलब्ध है वो 100% प्रभावी नहीं है, हालांकि फिर भी कुछ मात्रा में इसके जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है उसको ये रोक देती है। जैसे AZT, इसका नाम है एजिडोथाइमिडीन, DDC डाई डी ऑक्सीसाइटिडीन और D40 जिसको बोलते हैं स्टूडीन। तो ये एक विशेष रूप से जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना डीएनए के उसी के अनुरूप या उसी की संरचना वाली ये औषधियाँ होती है। तो AZT, DDC, D40 ये औषधियाँ न्यूक्लियोटाइड समतुल्य या तुल्य रूपी होती है। तो ये क्या करती है जिस आरएनए से डीएनए के संश्लेषण को रोक देती है, क्योंकि आरएनए ये बीच में जुड़ जाती है और वो आरएनए से डीएनए का निर्माण नहीं होने देगी। ये औषधियाँ एड्स रोगी की अवश्यंभावी मृत्यु को आगे सरका सकती है, रोक नहीं सकती। तो कहने का मतलब है कि एड्स से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसकी मृत्यु को कुछ समय के लिए खिसका सकती है, जो कि रोक नहीं सकती। इसलिए एड्स की रोकथाम कैसे करें? रोकथाम करने का काम प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एड्स। तो देखिए एड्स का संपूर्ण या प्रभावी इलाज संभव नहीं है, अतः इसकी रोकथाम बचाव ही सबसे उत्तम उपाय है। तो इसकी रोकथाम कर लिया लेना या बचाव कर लेना ये सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है। एड्स के संबंध में देखिए कहावत है जो बिल्कुल सही है। कौन सी कहावत है? कि अज्ञानता के कारण मत मरो, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानता के कारण मत मरो, क्योंकि एड्स लोगों की लापरवाही के कारण होता है। अनजाने में कभी नहीं होता ये लापरवाही के कारण होता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं लापरवाही करता है और उसकी वजह से उसको एचआईवी का संक्रमण होता है। तो यही कह रहा है कि आपको पता है कि ये करने से एड्स का संक्रमण हो सकता है, फिर भी लापरवाही के कारण ये फैलता है। तो अज्ञानता के कारण मत मरो, लापरवाही से बचकर एड्स से बचा जा सकता है। एचआईवी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसने क्या क्या उपाय किए हैं देखिए। तो उन्होंने निम्न उपाय किए हैं। वो उपाय ये है कि ब्लड जो बैंक होते हैं, रक्त बैंक, उनको उनके रक्त को एचआईवी से मुक्त करना। सभी सार्वजनिक और निजी अस्पताल जो होते हैं, जो क्लिनिक होते हैं, क्लिनिकों में सिर्फ एक बार उपयोग में ली जाने वाली जो सुई होती है जिसको डिस्पोजेबल सुई कहते हैं और सिरिंज उसी को काम में लेना। फिर एक मरीज को एक बार लगा के उसको फेंक देना। चाहे एक ही मरीज के 10 बार सुइयां लगे तो 10 काम मिली जाएगी, यानी एक सुई का एक ही बार प्रयोग होगा। और आजकल ऐसा हर हॉस्पिटल में देखने को मिल जाता है। अगला है देखिए इसमें नशीले ड्रग्स या जो नशीले पदार्थ होते हैं उनके कुप्रयोग को नियंत्रित करना। तो नशीले पदार्थों को कंट्रोल में करना ताकि लोग किसी इंजेक्शन के द्वारा एक दूसरे को ड्रग्स न लें, लत नहीं पड़े और एचआईवी का संक्रमण नहीं हो। कंडोम का मुफ्त वितरण देखिए, ये कंडोम है जो एड्स जैसे रोगों को फैलने से रोकता है, तो उसका मुफ्त वितरण होना चाहिए।
सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति को सुरक्षित यौन संबंध पर ही ध्यान देना चाहिए और इसकी सिफारिश की गई इसमें। संभावित रोगियों को एचआईवी जांच में बढ़ावा देना। तो संभावित रोगी है जिनको कोई लग रहा है कि इसमें एचआईवी हो सकता है, तो उसकी फटाफट जांच करें और उनके लिए अलग से एक व्यवस्था हो। अब हमने कुछ नोट डाल के इसमें लिखा है कि देखिए, भारत में पहला एचआईवी संक्रमित मामला 1986 में चेन्नई में मिला था। तब से लगातार एचआईवी फैल रहा है, इसका ग्राफ बढ़ रहा है। भारत में एड्स की रोकथाम के लिए सन 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, देखिए एड्स फैलने लगा है तो 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं NACA नेको का गठन किया गया। तो 92 में नेको का गठन कर दिया गया, इसका पूरा नाम होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए इसका एक लोगो है जिसमें नेको लिखा हुआ है और एक के चारों ओर रेड जो एक रिबन होता है, ये इस तरह से रेड रिबन लगा होता है। तो ये इस नेको का लोगो है। ये नेको क्या करता है, पूरे देश में हर साल कई बार ये क्या करता है, कुछ कार्यक्रम आयोजित करता है, पत्रिकाओं में एड्स के प्रति जागरूकता फैलाता है। तो ये इसका काम है, एड्स को फैलने से रोकने का काम है, एड्स को कंट्रोल करने का काम है। पूरे विश्व में लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो ये हमने आज की इस वीडियो में हमने एड्स के लिए कंप्लीट इसका अध्ययन किया है और आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको ज़रूर समझ में आएगा। अपने वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अधिकतम इसको शेयर भी करें। थैंक यू।